हेलो एवरीवन। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा क्लोज्ड एनक्लोजर है जिसके अंदर मैं अगर लिक्विड को रेस्ट में रख रहा हूँ, सो प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड विच इज एट रेस्ट इनसाइड ऑफ अ क्लोज्ड एनक्लोजर, इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट एज वेल एज ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं सर्टन प्रेशर P1 अप्लाई करता हूं और दूसरे किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर चेक करता हूं तो P2 की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू P1 इफ द एनक्लोजर इज क्लोज्ड एंड लिक्विड इज एट और द फ्लूइड इज एट रेस्ट। न केवल लिक्विड बल्कि जो वॉल ऑफ कंटेनर होता है वहां पर भी सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसी फिनोमिना को ध्यान रखकर हमने दो एप्लीकेशंस भी पढ़े थे विथ रिगार्ड टू पास्कल्स लॉ। फर्स्ट वाज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड सेकंड वाज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, यहां से कुछ रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जांपल और अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हमने सीईटी के भी क्वेश्चंस देखे थे, राइट। इसके बाद आज का जो हमारा टिपिकल टॉपिक है वो दो हिस्सों में बटा है। पहला तो है प्रेशर मेजरमेंट, ये काफी शॉर्ट में हम इसको कवर करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा सरफेस टेंशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सरफेस टेंशन। सो द लेक्चर विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव, सो कीप इन ट्यून। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर मेजरमेंट वाले टॉपिक के साथ। जनरली जब भी प्रेशर की बात आएगी तो हम कहते हैं भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर फ्लूइड एंड ऑल। तो अगर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो और अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर। देखिए मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर इज बेसिकली अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। जैसे वैसे थर्मामीटर है तो आप टेम्परेचर मेजर करते हो, यहाँ पर अगर प्रेशर मेजर करना है तो क्या बोलोगे? बैरोमीटर के सहायता से मेजर करेंगे। मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है उसमें हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी वी आर एक्चुअली मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस particular experimentation what it has been given in our book is what it was first explained by Torricelli. Who explained this? Torricelli। और टॉरिसेली ने जो apparatus बनाया है उस apparatus की सहायता से ही हम मर्क्यूरी बैरोमीटर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या किया था टॉरिसेली ने, समझते हैं। टॉरिसेली ने एक ऐसा कंटेनर लिया, इस कंटेनर में उसने क्या करा, मर्क्यूरी को पूरी तरीके से फिल कर दिया। फिर he has taken one long test tube जिसकी लेंथ थी अराउंड 1 मीटर। ओके, और इस टेस्ट ट्यूब के ब्रिम तक अप टू द एज उसने इसमें भी क्या भर लिया था, पूरी तरीके से मर्क्यूरी भर लिया था। देन व्हाट हैपेंड, इस मर्क्यूरी को इस जो टेस्ट ट्यूब है हमारी, इस ट्यूब को उसने क्या किया, इन्वर्टेड पोजीशन में यहाँ इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर डाल दिया। उसने बहुत केयर लिया होगा, लेकिन केयर लेने के बाद भी क्या हुआ है, सम ऑफ द मर्क्यूरी जो है, जैसे ही ट्यूब को इन्वर्टेड किया गया, सम ऑफ द मर्क्यूरी गॉट स्पिल आउट। ओके, तो जैसे ही ये स्पिल आउट हो चुका है, सम स्पेस बिकम वैकेंट। जो ऊपर मर्क्यूरी का जो पहले जो बॉटम सेक्शन था, जैसे ऊपर मर्क्यूरी के ट्यूब को हमने इन्वर्टेड किया तो ऊपर का ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या हुआ, वैक्यूम जनरेट हुआ, क्योंकि यहाँ से कुछ मर्क्यूरी क्या हो चुका है, स्पिल आउट हो चुका है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो अब हमें खाली दिख रहा है, इसके अंदर ना तो कोई गैस है ना ही कोई एयर है। ठीक है, और मर्क्यूरी के वेपर्स वगैरह तो है नहीं, क्योंकि मर्क्यूरी हमने लिक्विड फेज में ही लिया है। मतलब ये जो पार्ट है इट इज कंप्लीटली वैक्यूम, और इसीलिए इसे हम कहते हैं टॉरिसेलीज वैक्यूम, राइट। चलो, इस तरीके से अब ये सेटअप हो चुका है। अब अगर मैं कुछ पॉइंट्स कंसिडर करूं, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो फिगर है वहां पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। जैसे ये है पॉइंट ए, जो कहाँ पर है, इस वैक्यूम से और मर्क्यूरी का जो इंटरफेस है, बिल्कुल इंटरफेस पे एक ए पॉइंट है। फिर आप देख पा रहे होंगे ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट कहाँ पर है, ये जो कंटेनर के अंदर हमने मर्क्यूरी लिया था उसके सरफेस पर है सी पॉइंट। और जो बी पॉइंट लिया है वो कहाँ लिया है, तो ये जो सी पॉइंट है या मर्क्यूरी की जो लेवल है आउटसाइड द टेस्ट ट्यूब, उसी के लेवल पर कंसिडर किया है, बट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब कंसिडर किया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो सी पॉइंट है इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर एंड दस ओनली प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट सी वुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए
प्रेशर एट पॉइंट सी इज माई एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO, और ये कितना होता है, जनरली 1 एटमॉस्फेरिक होता है ना, या फिर हम उसको 10⁵ पास्कल में लिखते हैं, 1 बार वगैरह, वो सारी चीजें हैं। चलिए इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो A पॉइंट है विच इज एक्सपोज टू दिस वैक्यूम, हाउ मच वुड बी द प्रेशर, तो हम जानते हैं भैया वैक्यूम में तो कोई प्रेशर होता नहीं, तो इसका मतलब होगा कि प्रेशर एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू 0. It will not be atmospheric pressure, it will be 0. Then let's see B point. अब ये B पॉइंट जो है वो लिक्विड लेवल C पॉइंट के ही सेम लेवल पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट C विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B। तभी तो यहाँ पर जो लिक्विड होंगे वो स्टेबल होंगे, है ना। अदरवाइज अगर मान लीजिए B का प्रेशर ज़्यादा होता तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता, अगर C का प्रेशर ज़्यादा होता तो C से लिक्विड को फ्लो होना पड़ता B की तरफ। लेकिन एज वी हैव सीन द होल कंटेनर एंड द लिक्विड इनसाइड इट as in equilibrium, so basically there is no movement of fluid inside or outside of the tube when it is placed inverted into the given container, and that's why we can say when the liquid is at rest or fluid is at rest, अगर एक common horizontal आप level consider करो तो हर point पे pressure क्या होना चाहिए, फिर same होना चाहिए। so हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भैया pressure at point C will be exactly equal to pressure at point B, that we have already understood and learnt. Now second thing that we must consider is if suppose pressure at point C is atmospheric pressure, एंड अगर मुझे B पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो C का जो प्रेशर है वही B पर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि दोनों एक लेवल पर है। लेकिन अगर मैं B पॉइंट पर अलग से प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे PC इज इक्वल टू PB को इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ तो इसको जस्ट नोट करके रखना है। नाउ मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ प्रेशर एट पॉइंट B, सॉरी प्रेशर at point B, this would be equal to what? It would be equal to pressure above the liquid column and pressure due to liquid column. Generally जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई D पॉइंट लेता और कहता कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट D पॉइंट चेक करना है आपको इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, तो हम क्या कहते हैं, प्रेशर एट पॉइंट C विच वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम। सिमिलर फैशन में हमें B पॉइंट पर भी प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो आई एम सिंपली राइटिंग प्रेशर एट पॉइंट A plus pressure due to liquid column which is rho GH. Now here ये जो rho है it is the density of liquid and which liquid we have considered, it is mercury. So basically rho of mercury, that is rho Hg. Then height h क्या है, h is the height of liquid column. तो जैसे ही ट्यूब को इन्वर्ट किया गया when some liquid spill out हुआ था, फिर भी certain liquid was inside the tube and ये जो height है h, it is height of mercury column. So h को भी मैं Hg लिख रहा हूँ सफिक्स के लिए ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। चलिए अगर मैं कहूँ प्रेशर एट पॉइंट B कितना होता है तो आप कहोगे भैया प्रेशर एट A देखो, प्रेशर एट A कितना है, वो तो 0 है बिकॉज इट इज वैक्यूम। सो अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास बचता क्या है, PB इज इक्वल टू रो GH. सो आई एम सिंपली राइटिंग PB at or the pressure at point B is equal to rho of mercury, acceleration due to gravity and height of mercury column, right? इतना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखोगे तो इट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड व्हेन टॉरिसेली डिड दिस एक्सपेरिमेंट ही नोटिस्ड दैट द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम which is inside the inverted tube, it is how much? So it was H is equal to 760 mm of mercury, 760 mm of mercury। मैंने बोला था इनिशियली आपको कि ये जो ट्यूब ली है वो हमने कितने लेंथ की ली थी, 1 मीटर। अब 1 मीटर से कुछ हिस्सा तो हट गया, किसके कारण, वैक्यूम के कारण। तो जो बची हुई हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट, ये कितनी निकल कर आई एक्सपेरिमेंटेशन से, इट वाज 760 mm ऑफ Hg, दैट इज 76 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 0.76 मीटर, राइट। अगर हम इन सारी वैल्यूज को मतलब रो H और G के वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज नियरली, ये जो प्रेशर एट पॉइंट B होता है दिस इज नियरली 1
बार, या फिर आप इसको कह सकते हो 10⁵ पास्कल। और यहाँ से फिर हमें पता चला कि अगर बी का प्रेशर एट पॉइंट बी अगर 10⁵ पास्कल है और बी और सी एक लेवल पर है, तो सी का तो प्रेशर ऑलरेडी हमने कंसिडर किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 बार और 10⁵ पास्कल होनी चाहिए। दिस वॉज टॉरिसेलिस एक्सपेरिमेंट और मर्क्यूरी बैरोमीटर, ठीक है, जिसे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया है। नाउ सेकंड डिवाइस दैट वी यूज दैट विल बी ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर को समझने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसके पहले कि हम न्यूमेरिकल डिस्कस करें, जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया वहां पे हमें क्या समझ में आया कि अगर इस पर्टिकुलर बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी की हाइट अगर 760 mm ऑफ Hg है, तो मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अगर ये हाइट 760 mm से ज्यादा हो गई, तो अगर ये मान लीजिए 900 mm ऑफ Hg है, तो हम मानेंगे कि बी पॉइंट पर जो प्रेशर है इट इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अगर मैं कहूं कि ये जो पर्टिकुलर हाइट है ये 600 mm है, तो 600 mm है मतलब प्रेशर जो है इट इज लेस देन योर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब प्रेशर को हमने जैसे मर्क्यूरी के कॉलम के हाइट के टर्म्स में डिस्कस किया, वैसे ही अगर आप मर्क्यूरी कंसीडर नहीं करते हो, कोई और लिक्विड के टर्म्स में भी प्रेशर को आप स्पेसिफाई कर सकते हो। उसी कॉन्सेप्ट को याद रखकर हमें इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। प्रॉब्लम में क्या कहा है, वाटर राइजेस अप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक बहुत ही स्मॉल डायमीटर वाली ग्लास की ट्यूब होती है विच इज ओपन टू बोथ दी एंड्स, जहां पर एटमॉस्फेयर के लिए दोनों ही एंड ओपन होते हैं। और खास करके जो केमिस्ट्री के लैब होती है वहां पर हमने कैपिलरी ट्यूब्स देखी है, बहुत छोटा डायमीटर होता है उसका, 1 mm 2 mm वाला। नाउ सो water rises up to a height of 4 centimeter in a capillary tube. The lower end of capillary tube is at depth 8 centimeter below the water level. The mouth pressure required to blow an air bubble at the lower end of the capillary will be x centimeter of water, where x is equal to, समझते हैं। मान लो ये कंटेनर है मेरे पास, दिस इज माई कंटेनर, ओके। इस कंटेनर में हमने क्या किया है, लिक्विड को फिल करके रखा है, एंड I am using a capillary tube here. So suppose this is a capillary tube. Pardon me for my diagram. यहाँ पर बस समझने के लिए मैं ऐसी डायग्राम निकाल रहा हूँ। चलो, अब क्या हुआ है, ये जो पर्टिकुलर लिक्विड है, ये लिक्विड कहाँ इंसर्ट हुआ है, इस कैपिलरी ट्यूब में इंसर्ट हुआ है। और ये जो लिक्विड की लेवल है, ठीक है, ये कौन सा लिक्विड उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है वाटर। तो ये जो पर्टिकुलर वाटर लेवल है कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो राइज कर रहा है, कितने से, 4 सेंटीमीटर से। और जो दूसरा एंड है कैपिलरी ट्यूब का, ये वाला जो एंड है वो लिक्विड लेवल से कितने डेप्थ पर है, इट इज गिवन एट 8 सेंटीमीटर डेप्थ। तो आगे उन्होंने ऐसे पूछा है कि द माउथ प्रेशर, right, the mouth pressure required to blow an air bubble at lower end of capillary will be x centimeter of water. अब देखिए, अगर मैं यहाँ इस पर्टिकुलर कैपिलरी ट्यूब का जो बॉटम है वहां पर एक पॉइंट कंसिडर करूं और पूछूं आपको कि वहां पर प्रेशर कितना है, सो यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसिडर कर ही लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे बी पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज अ बी पॉइंट, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट बी, तो आप कहोगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस वाटर लेवल के ऊपर होगा, प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम रो जी एच। इसका मतलब यह है कि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का प्रेशर मैं इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर कॉलम स्पेसिफाई कर सकता हूं। फिलहाल यहां पर प्रेशर कितना है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर कॉलम, तो आप देखो 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर दैट इज 12 सेंटीमीटर का वाटर कॉलम के रिस्पेक्टिव प्रेशर है। अगर मुझे यहां पर एयर फिल करनी है, ध्यान से समझिए, क्यों एयर फिल करनी है, ताकि एयर फिल करके नीचे कैपिलरी ट्यूब के नीचे क्या बनाया जा सके, कोई बबल बनाया जा सके एयर का। हम होता है ना, कभी अब आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो तो आप क्या करते हो, स्ट्रॉ को ऐसे मुंह में रखते हो एंड यू जस्ट ब्लो अ बबल समटाइम जस्ट फॉर फन। तो वो बबल जब ब्लो होता है तो गुड़ 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 आवाज आती है ना, तो वैसे ही बिल्कुल अगर यहाँ पे मुझे बबल ब्लो करना होगा तो सबसे पहले इतने प्रेशर को ओवरकम करना पड़ेगा जो कहाँ पर दिख रहा है, मुझे कैपिलरी ट्यूब के अंदर दिख रहा है। और अगर मुझे
एयर ब्लो करने के लिए इस प्रेशर को हटाना है तो वो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉलम कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉलम 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात आ रही है समझ में, राइट? तो अगर मैं कहूं प्रेशर एट पॉइंट बी इट शुड बी इक्वल टू द प्रेशर रिक्वायर्ड, प्रेशर रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड प्रेशर भी होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इनसाइड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज पी नॉट प्लस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉलम। तो ये पी नॉट वैसे ही कैंसिल हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना होना चाहिए, दैट वुड बी 12 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, राइट? अगर ये पर्टिकुलर जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर हो जाती तो आपको 20 सेंटीमीटर के रिस्पेक्टिव प्रेशर ही आपको अप्लाई करना पड़ता फ्रॉम दिस ओपन एंड। चलो अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर का यूज कहां पर करते हैं, तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा क्लोज्ड एनक्लोजर है जिसके अंदर मैं कोई एक गैस रख रहा हूं, ठीक है? अब इस गैस का कुछ भी प्रेशर हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 2 बार प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से दुगना प्रेशर इसके अंदर है और मुझे इसे मेजर करना है। पता नहीं है, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूं कि हो सकता है 2 बार हो, लेकिन मेजर करना है। तो अब मेजर कैसे करते हैं, तो इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिवाइस दिया है हमें ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जिसको यूट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं, इसका यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, एक ऐसा यू शेप की ट्यूब होती है जिसका एक जो लिम्ब है या एक जो सेक्शन है इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, और जो दूसरा एंड होता है इट इज अटैच टू द कंटेनर इन विच गैस इज केप्ट, जिसके अंदर का हमें क्या मेजर करना है, प्रेशर मेजर करना है, राइट? अब होता क्या है, अगर यहाँ डी सेक्शन आपको आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर फ्लूइड है इट विल ट्राई टू फ्लो फ्रॉम डी टू लाइक दिस हियर, यहां से वैसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, ये जो ओपन टू एटमॉस्फेयर वाला सेक्शन है यहां से कोई लो डेंसिटी लिक्विड इंसर्ट करता हूं। लो डेंसिटी लिक्विड मतलब जैसे वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, है ना, इसको हम यहां से इंसर्ट करते हैं ताकि ये जो पर्टिकुलर गैस है इट शुड नॉट एस्केप आउट, एस्केप नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना है। तो मैंने क्या किया, सर्टन अमाउंट ऑफ लो डेंसिटी लिक्विड, अगेन आई एम राइटिंग हियर, क्या कौन सा लिक्विड, लो डेंसिटी लिक्विड। अब ये किससे मिलकर बना हो सकता है, दिस कैन बी योर वाटर एंड दिस कैन बी योर केरोसिन। नाउ अगर जैसे ही मैंने इस लिक्विड को इसके अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलर गैस है जिसकी प्रेशर के कारण वो बाहर निकलना चाह रहा था अब वो रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर लिक्विड है इस लिक्विड को बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इन सेक्शन डी इट विल बी पुश डाउन। क्या होगा, ये पुश होगा डाउन में। जैसे अगर मैं एक सीधी साधी यूट्यूब ले लेता, ऐसा सीधा, चलो इस तरीके से अगर मैं कोई यूट्यूब ले लेता और यहां पर लिक्विड डालता, मान लीजिए वाटर डाला है, तो वाटर क्या करता, दोनों ही लिम्ब में या फिर दोनों ही जो सेक्शन है यूट्यूब के सेम हाइट पर आ जाते, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आते। लेकिन ये जो सेकंड सेक्शन है, अब मैंने इसको किसको अटैच किया है, डी को अटैच किया है। डी के अंदर का अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ये जो हमारा सेकंड सेक्शन है वहाँ के लिक्विड को नीचे पुश करेगा। अगर इस लिक्विड को उसने नीचे पुश किया है तो सेकंड जो पहला वाला सेक्शन है वहाँ पर लिक्विड की हाइट क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम प्रेशर कैसे मेजर करेंगे इसको समझते हैं। आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया, प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। तो ध्यान रखना, पास्कल ने कहा था कि ये जो पर्टिकुलर डी सेक्शन है अगर इसके अंदर फ्लूइड रखा है तो इस फ्लूइड में यहाँ किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो सेम प्रेशर आपको पूरे इस सेक्शन में जहां जहां तक वो फ्लूइड फैला है वहां पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 10 यूनिट का प्रेशर है तो यहाँ पे भी 10 यूनिट होगा, यहाँ पे भी 10 यूनिट होगा। और जो सी पॉइंट हमने कंसिडर किया है, कहाँ पे कंसिडर किया है, जहां पे लिक्विड इंटरफेस आ रहा है उस सी पॉइंट पर जो किसके कांटेक्ट में है, डी के कांटेक्ट में है, वहां पर भी सेम प्रेशर होना चाहिए। सो प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। किसके रिगार्डिंग या फिर किसके हवाले से हम ये लिख सकते हैं, एज पर पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ के हिसाब से। नाउ आगे अगर आप बढ़ोगे तो देखो ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के ही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हम यहाँ पर एक बी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि प्रेशर एट बी पॉइंट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेशर एट सी पॉइंट बिकॉज सेम लेवल पर है, दे आर एट सेम लेवल।
नाउ प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होगा? सो इफ यू कैलकुलेट प्रेशर एट पॉइंट डी, सो इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एब्सोल्यूट प्रेशर वाला फॉर्मूला विच इज नथिंग बट प्रेशर अबव द लिक्विड कॉलम, हियर इट इज पी ए प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम दैट इज रो जी एच। ये है ना ये लिक्विड, तो रो किसका? इस लिक्विड का रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लिक्विड इन फर्स्ट सेक्शन। तो डेंसिटी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। जब आप पीए को देखोगे तो पीए क्या है? दिस पार्ट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, सो पीए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाउ मच इज रो जी एच, उसकी जो भी वैल्यू होगी। अगर आप वाटर कंसिडर करते हो तो आपको वाटर की डेंसिटी लेनी पड़ेगी एंड हाइट ऑफ वाटर कॉलम एंड हियर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, दैट वुड बी द प्रेशर एट पॉइंट बी, बट pressure at point B is exactly equal to pressure at point C because all those are at same level, and this is how we can simply calculate pressure inside of a closed chamber or a closed container using open tube manometer। ठीक है, चलिए बहुत छोटा सा टॉपिक था, अब आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, एक जो छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम वाला प्रॉब्लम है, तो ये मान लेते हैं सी है हमारा, ओशन है। ठीक है, यहाँ से कितने मीटर नीचे हमें जाना है? 200 मीटर नीचे जाना है, और इस पॉइंट पर अगर मैं कहूँ कि आपको प्रेशर पता करना हो तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। नाउ पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ मच इट इज 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, प्लस रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर, तो सी वाटर की डेंसिटी देकर रखी है, हाउ मच इट इज 1060 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81 इंटू हाइट इज 200 मीटर्स। सो लेट्स डू वन थिंग, 10 टू द पावर 5 इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसको सिंपल बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो 200 है यहाँ से 10 टू द पावर 2 कंसिडर कर लेता हूँ, ओके, और यहाँ से 10 टू द पावर 1, मतलब ये हो गया 10 टू द पावर 3। सो आई एम राइटिंग 106 इंटू 9.81 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 चलेगा ना। 106 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 212 है ना, 212। सो 10 टू द पावर 5 प्लस 212 इंटू 9.81 इंटू 10 टू द पावर 3। चलिए 212 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। दैट वुड बी 212 फिर 0, 8 टू ज़ा 16, वी हैव 1, 8 1 ज़ा 8 एंड 1 इज 9, 8 टू ज़ा अगेन 16, अगेन 0, 2 बार 0, फिर क्या होगा, 9 टू ज़ा 18, 8 अगेन वी हैव 1, 9 1 एंड 10, 10 0 अगेन 1, 9 टू ज़ा 18 एंड 1 19। सो 2 7 this would be 19, right? Yes, 19, here it is 1 7, this 9 and 1 10 0 2। so कितना मिला है हमें? 2079। so 10 to the power 5 plus 2079.72 into 10 to the power 3। अब देखिए ध्यान से, इन दो टर्म्स को ऐड करने के लिए पावर्स पहले सेम होने चाहिए, तो मैं दोनों ही पावर्स को सेम कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग हियर इज 10 टू द पावर 5 प्लस इसको मैं लिखता हूँ 20.7972 इंटू 10 टू द पावर 5, और यहाँ पर 10 टू द पावर 5 अगर कॉमन आएगा तो वी विल हैव 1 प्लस 20.7972 एंड द फाइनल आंसर वुड बी 21.7972 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक हमने अभी जो भी सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको प्लीज एक बार फिर से रिवाइज करिए अगर आपके पास कोई डाउट है तो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन हैज बीन मल्टीपल टाइम आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एग्जाम्स, तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है। अगर मैं कोई एक कंटेनर ले लूँ, यहाँ पर मैं एक कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, और इस कंटेनर के अंदर हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर मैं ऐसे फ्लूइड ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो ये हो गया फ्लूइड। अच्छा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो ऊपर की लेयर है, दिस इज द सरफेस ऑफ योर लिक्विड। नाउ व्हाट हैपेंस इज,
अगर क्रूड मैनर में समझना है तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इस पर्टिकुलर सरफेस पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स पर एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करता है एंड दिस टेंजेंशियल फोर्स becomes a cause of tension along the surface of liquid and this phenomena is termed as सरफेस टेंशन। हालांकि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसे हम अभी देखने वाले हैं आगे, और दो तरीके से डेफिनेशन को समझेंगे। एक तो बेसिक थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो मॉलिक्यूलर बिहेवियर के कारण समझ में आएगी, और दूसरी जो है वो एनालिटिकल मेथड है जहां पर सरफेस टेंशन को हम इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड लेंथ के फॉर्म में डिफाइन करेंगे और उसकी एक अलग डेफिनेशन बनाएंगे। चलिए, तो ये जो फिनोमिना है सरफेस टेंशन का, ये लिक्विड के सरफेस का फिनोमिना है और वो एक्चुअली होता क्या है इसे हम समझते हैं। उसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सरफेस टेंशन अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो हम में से हर किसी ने इसको देखा है। कैसे देखा है? जनरली हमारा जो वाटर का ग्लास होता है, मान लीजिए इस तरीके से मैं एक ग्लास ले रहा हूं, इस ग्लास के जो ब्रिम है, यहाँ पर इसका जो एज है, यहाँ तक अगर इसके अंदर मैं लिक्विड फिल कर रहा हूं, तो देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर लिक्विड फिल कर दिया है। आप देख पाते होंगे कि इसकी जो एज है, ये पर्टिकुलर एज, अगर इस एज तक भी आपने पूरा लिक्विड भर दिया और इसके बाद में अगर आप थोड़ा थोड़ा लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे तो लिक्विड ना स्पिल आउट नहीं होता है। इंस्टेड वो जो पर्टिकुलर लिक्विड है वो पाइल्ड अप होने लगता है। जैसे आपने बूंद बूंद करके, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जैसे आपने थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड ऐड करना चालू किया है, तो ये लिक्विड जो है, ये जो फ्लूइड है, ये ऐसे पाइल्ड अप होता है, ये नीचे नहीं गिरता है। और हम देख पाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लेयर है लिक्विड के सरफेस की, वो एक तरीके से इस ग्लास के अंदर का जो लिक्विड है उसको होल्ड करके रखता है, उसको स्पिल नहीं होने देता। ये मतलब कुछ इस तरीके से हो गया कि ये जो सरफेस है लिक्विड का, ये सरफेस एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, और ये जो फिनोमिना है किसी भी लिक्विड का मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करना, यही होता है सरफेस टेंशन। इसके अलावा आपने एक और चीज नोटिस की होगी, अगर ओपन में किसी टंकी में कोई वाटर है, तो है ना, जो वाटर स्पाइडर्स होते हैं, एक तरीके का ऐसे कीड़ा होता है, वो आपने देखा होगा, इस तरीके से एक लॉन्ग बॉडी होती है, स्किनी टाइप वो कीड़ा होता है, एंड इट कैन इजीली वॉक अपॉन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इवन मॉस्किटोज जो होते हैं वो भी आपने देखे होंगे, समटाइम्स दे कैन रेस्ट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। जो छोटी छोटी एंड्स होती है ना, चींटियां, वो भी वाटर सरफेस पर चल जाती है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए, फॉर दो स्मॉल एंड्स एंड दिस इंसेक्ट्स, दिस पर्टिकुलर सरफेस, ये जो पर्टिकुलर सरफेस है ना लिक्विड का, वो एक थीन मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो ये जो फिनोमिना है जहां पर लिक्विड का सरफेस एक्ट्स लाइक अ थीन इलास्टिक मेम्ब्रेन, this is basically the phenomena of surface tension. Let's get into details of this, and before getting into the technicality, let's understand few terms. तो सबसे पहले अगर surface tension हमें समझना है तो we must have to understand molecular theory of surface tension, and to understand molecular theory, let's dissect it one by one. फर्स्ट थिंग इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? कोई भी अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स है एंड इफ दे आर नियर बाय ईच अदर, वी कैन से दैट दिस टू मॉलिक्यूल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वहां से फिर बनता है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, एंड दीज मॉलिक्यूल्स दे आर बाउंड टुगेदर विथ सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास ना एक कंटेनर है इस तरीके से, ओके। इस कंटेनर के अंदर मैं एक सर्टेन लिक्विड ले रहा हूं, सपोज दिस इज अ फ्लूइड, ओके। अब फ्लूइड है भैया, तो वो अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ बना होगा। मान लीजिए वाटर है, तो वाटर विल ऑल्सो बी मेड अप ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंटेशन पर्पस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ these molecules they will be having their force of attraction between them. So हम ये कह सकते हैं the force of attraction between the molecules of same substance, the force of attraction between the molecules of same substance is known as cohesive force. So water molecules are bounded together with the help of कोहेसिव फोर्स। देन व्हाट इज अडेसिव फोर्स? तो अडेसिव फोर्स क्या होता है?
यहीं से समझ लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ तो बंधे हैं ही, बट दे आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और जब अगर मैं इस कंटेनर से वाटर को पोर आउट कर लूंगा, बाहर निकाल दूंगा, तो भी सम वाटर विल ऑलवेज रिमेन स्टिक टू दिस वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब जो मॉलिक्यूल्स यहाँ इस पर्टिकुलर कंटेनर का जो वॉल है उस पर स्टिक है, इसका मतलब क्या है कि दे मस्ट बी हैविंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एंड वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज ऑकरिंग इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड एज अडेसिव फोर्स। तो अगर कोहेसिव फोर्स लिखना है तो आप बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction between molecules of same substance, molecules of same substance। और यहां पर क्या होगा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of different substance, different substance। ठीक है, आपने देखा होगा फेविकॉल को क्या कहते हैं, अडेजिव कहते हैं ना। जब हम कुछ चीजें चिपकाने के लिए फेविकॉल को यूज करते हैं, क्यों अडेजिव कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे सरफेस को किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस को स्टिक करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्स, लेट्स अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स? मान लो मेरे पास ये एक वाटर का ड्रॉप है छोटा सा, उसके बाजू में मैं एक दूसरा वाटर का ड्रॉप रख रहा हूं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर मेरे पास कोई फ्लैट सरफेस है और वहां पर पानी की दो बूंदे अगर पास पास रख दी जाए तो दे गेट कोलैप्स, है ना। और कोलैप्स होना मतलब दे गेट कोलेस टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा वाटर ड्रॉप फॉर्म हो जाता है। तो ऐसा बड़ा वाटर ड्रॉप बनने के लिए भी दो मॉलिक्यूल्स का एक लिमिट से ज्यादा जरूरी होना, एक लिमिट से ज्यादा पास होना जरूरी होता है। अगर वो बहुत दूर रहे तो क्या एक दूसरे के पास खींचे चले आते हैं, क्या नहीं आते हैं। तो जैसे जैसे दो मॉलिक्यूल्स को मैं पास लाऊंगा, एक लिमिट ऐसी होती है कि वो अगर उस हद से ज्यादा पास आ गए तो फिर एक दूसरे में वो फ्यूज हो जाएंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर या रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स अगर आपको पता करना है तो हमें समझना पड़ेगा, इफ वी हैव टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, they exert force of attraction on each other, they exert force of attraction on each other when they are at one particular distance from each other। तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करने के लिए भी देयर इज सम रेंज। अगर ये दो मॉलिक्यूल रेंज के बाहर है, the intermolecular force of attraction will not be exerted, so that range up to which intermolecular force is effective। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं द रेंज अप टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स is effective, this is known as range of molecular फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल आपको ड्रॉ करके दिया है, हो सकता है इसके बाहर में जो आपको पर्टिकुलरली एक रीजन ड्रॉ करके दे रहा हूँ यही हो गए उसकी रेंज। तो इतने ही रेंज तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर इससे दूर जा रहा है मॉलिक्यूल, देयर विल नॉट बी एनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर एक्टिंग एक्चुअली टू लेट दोज टू मॉलिक्यूल्स गेट कंबाइंड। चलेगा। नाउ अब बाद में क्या लिखा है हमारे लिए, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, अगर ये मॉलिक्यूल है तो इंटरमॉलिक्यूलर जो भी रेंज होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो भी रेंज होगी, उस रेंज को अगर आप रेडियस कंसिडर करते हो और एक इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ करते हो, तो उस इमेजिनरी स्पीयर को हम क्या बोल सकते हैं, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो इट इज बेसिकली इमेजिनरी स्पीयर having radius equal to range of molecular force, राइट। अगर आप देखो तो ये जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है उसके सेंटर में क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल होता है। सो आप बोल सकते हो इमेजिनरी स्पीयर्स हैविंग मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर एंड द रेडियस इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, द रेडियस इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, चलो अब बात करते हैं सरफेस फिल्म की। सरफेस फिल्म किसे कहते हैं, तो अगर फिर से ये कंटेनर ले रहा हूं मैं, ओके, अब इस कंटेनर में हम क्या कर लेंगे,
फिर से हम फ्लूइड को इंसर्ट कर रहे हैं। सो लेट्स से दिस इज माय फ्लूइड। चलो, अब ये जो फ्लूइड है उसका जो सरफेस है, ध्यान से समझना, ये जो पर्टिकुलर सरफेस है, इस सरफेस की थिकनेस कहां तक हम इमेजिन करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो दिस इज होल डेप्थ ऑफ द लिक्विड, बट व्हाट अबाउट सरफेस, व्हाट इज इट्स थिकनेस। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स इमेजिन कर लूँ, लेट्स से मैंने 3 मॉलिक्यूल इमेजिन किए, एंड इफ आई ड्रॉ देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सपोज ये उनके क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, these are the sphere of influences. Okay, now if you consider thickness of this particular surface of liquid equal to the range of intermolecular force, so इंटरमोलिकुलर फोर्स की जितनी रेंज है उतने थिकनेस का जो लेयर है इसे हम कहते हैं सरफेस फिल्म। सो आई कैन राइट दिस इज, इट इज द लेयर at surface of fluid, it is the layer at surface of fluid कह लीजिए या liquid कह लीजिए, having thickness equal to range of molecular force, इसे हम कहेंगे सरफेस फिल्म। देन उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इसे समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी पहली डायग्राम है फिर से लौट कर आते हैं। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो हमारा सरफेस है लिक्विड का, उसके नीचे लिक्विड हम मानते हैं कि वो लेयर्स में अरेंज्ड होता है, और लेयर्स में अगर अरेंज्ड है तो हर एक लेयर दूसरे लेयर के साथ कुछ फ्रिक्शंस बना के रखती है। सो वी कैन से दैट दिस लेयर्स हैव फ्रिक्शनल रिलेशनशिप विथ ईच अदर, एंड दस दिस लेयर्स एक्सपीरियंस shearing स्ट्रेस। वो एक दूसरे को ऐसे शेयर करते रहते हैं, एंड दस दे हैव शेयरिंग स्ट्रेस विद देम। बट व्हेन इट कम्स टू सरफेस, तो सरफेस के ऊपर कौन है, एयर है, और एयर जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शनल रिलेशनशिप नहीं रखता है विथ रिस्पेक्ट टू फ्री सरफेस, राइट। तो ये जो सरफेस है लिक्विड का जिसके ऊपर एयर इंटरफेस है, वो उतना शेयरिंग स्ट्रेस एक्सर्ट नहीं करता है, और ऐसी लेयर ऑफ लिक्विड, वो लेयर ऑफ लिक्विड जिस पर शेयरिंग स्ट्रेस एक्ट नहीं करता, उसे हम कहते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज मीन बाय फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो आप कहेंगे इट इज दैट लेयर ऑफ लिक्विड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयरिंग एक्शन और एनी शेयरिंग स्ट्रेस, राइट। सो वी कैन राइट हियर द सरफेस of liquid which do not have shearing stress is our free surface of liquid। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो सरफेस टेंशन का फिनोमिना है उसे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी समझते हैं। मैंने कहा था ना, अगर मेरे पास कोई ग्लास है और उस ग्लास में अगर मैं लिक्विड रखता हूँ तो एक थीन मेम्ब्रेन सी बनती है उस पर्टिकुलर लिक्विड के ऊपर, वो मेम्ब्रेन लिक्विड को इजीली स्पिल आउट नहीं होने देती। या फिर कोई अगर वाटर स्पाइडर है तो वाटर स्पाइडर जो है या मॉस्किटो जो है वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लिक्विड के सरफेस पर चल पाते हैं। फॉर देम लिक्विड सरफेस इज लाइक अ थीन मेम्ब्रेन। अब वो कैसे बनती है इसे समझते हैं। चलो अब इसको पर्टिकुलरली समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ना ऐसी 2 दीवारें हैं, दीज आर 2 वॉल्स, ओके। These 2 walls are guarded by few peoples। तो यहाँ पर मैं कुछ बंदों को ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए these are few people like this, 4 बंदे हैं, इनको हमने ऐसे ड्रॉ किया है। ओके, now what they are doing is, उन्होंने अपने एक हाथ से, यहाँ जो एज पर बंदा खड़ा है उसने एक हाथ से दीवार को पकड़ के रखा है, ये जो सेकंड एज पर बंदा खड़ा है उसने भी एक हाथ से दीवार को पकड़ के रखा है, और बाकी के जो दोनों बंदे हैं उन्होंने एक दूसरों के साथ में ऐसे हाथ से पकड़ के रखा है। ठीक है, आई होप कि आप इसको देख पा रहे हैं। नाउ अगर कोई चीज ऊपर से गिरेगी, दे विल नॉट अलाउ टू पास इट डाउन, ओके। वो क्या करेंगे, ऐसे हाथ से उसको पकड़ के रखेंगे। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये जो सेकंड बंदा है इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, और फिर भी आपको पहले जैसे ही पोजीशन बना के रखी है सो दैट ऊपर से आने वाली कोई भी चीज नीचे पास ना हो। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो मिडल पर्सन है, ठीक है,
इस मिडल पर्सन को थोड़ा सा अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ेगी। सो मान लीजिए मिडल पर्सन ने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ली, और जैसे ही उसने ये पोजीशन शिफ्ट की, अब क्या हो जाएगा, नाउ फिर से दे विल हैव टू स्ट्रेच देयर हैंड्स। यहाँ पर वो अपने ऐसे हाथों को स्ट्रेच करेंगे, और जो पहले कंफर्टेबली एक दूसरे को पकड़ के रखे थे, अब क्या वैसे पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दे विल हैव टू स्ट्रेच देयर हैंड्स। तो उन्होंने ऐसे हाथों को स्ट्रेच कर लिया। अब हाथों को स्ट्रेच करने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों ही हाथों पर आएंगे फोर्सेस, बिकॉज जो लेफ्ट एज पर खड़ा है वो मिडल पर्सन को अपनी ओर खींचेगा, और जो राइट एज पर खड़ा है वो मिडल पर्सन को राइट की तरफ खींचेगा। तो ये जो बेसिकली मिडल पर्सन है, ही विल बी एक्सपीरियंसिंग टेंजेंशियल फोर्स इन बोथ द डायरेक्शन ऑफ हिम। और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेचिंग फोर्स। अब इसी लॉजिक को हमें अप्लाई करना है लिक्विड सरफेस के लिए। तो मान लो मेरे पास इस तरीके से कंटेनर है, ध्यान से समझना बेटा, ये ऐसा कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैं लिक्विड को फिल कर रहा हूं। सो दिस इज द लिक्विड विच इज फिल्ड। अब कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो जैसे हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इन बंदों को दिखाया था, वैसे ही मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूँ लिक्विड के। सो लेट्स इमेजिन फ्यू मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, लेट्स से दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल, this is third molecule, and this is fourth molecule. Okay, now initially they are very close to each other, so they have a strong force of attraction between them, which was the cohesive force. And कोहेसिव के साथ साथ ये जो एज पर मॉलिक्यूल्स है, दे आर ऑल्सो अटैच्ड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर विद द हेल्प ऑफ अडेसिव फोर्स। नाउ सपोज यहां से किसी एक मॉलिक्यूल को, जो मिडल में है, यहां पर जो एक मॉलिक्यूल है, इसे मैं यहां से हटा देता हूं। तो जैसे ही अगर मिडल से मॉलिक्यूल हट जाएगा, तब क्या होगा, तो यहां पे मान लीजिए अब एक मॉलिक्यूल बीच में बचा है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये जो मिडल वाला मॉलिक्यूल है, ये लेफ्ट एज पर जो मॉलिक्यूल है उसकी तरफ, और जो राइट एज की तरफ जो मॉलिक्यूल है उसकी तरफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये जो दोनों एज वाले मॉलिक्यूल्स है, ये मिडल मॉलिक्यूल के साथ उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ टाई हो जाएंगे। अब जिम्मेदारी जो पहले 4 मॉलिक्यूल की थी लेयर, सरफेस लेयर को बना के रखने की, अब वो कितने मॉलिक्यूल्स पर आ चुकी है? 3 ही मॉलिक्यूल्स पर आ चुकी है। और वो तीनों, जैसे यहाँ बंदों के केस में एक दूसरे के साथ हैंड स्ट्रेच करके उन्होंने वो पर्टिकुलर पोजीशन को मेंटेन करके रखा था, यहाँ पर ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रेच होकर एक सरफेस के लेयर को बना के रखते हैं। और इस कारण ये जो पर्टिकुलर लेयर है वो हमेशा एक टेंशन फोर्स एक्सपीरियंस करती है, विच इज टेंजेंशियल टू दिस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो टेंशन है, जो टेंशन फोर्स कह सकता हूं मैं, इट इज ऑलवेज इन टेंजेंट टू दिस मॉलिक्यूल्स, एंड दिस tangent force actually becomes cause of your surface tension, because this tangent force make this particular layer to act as a elastic membrane. बट सवाल ये है कि जो पहले 4 मॉलिक्यूल्स थे या 6 मॉलिक्यूल्स थे या जितने भी मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, why they got eliminated, वो यहां से हटे ही क्यों? सवाल तो यही है। और क्यों वेरी फ्यू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन एट द सरफेस? तो चलो समझते हैं विद द बेसिक थियरी। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, एक कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये कंटेनर है और इसके अंदर हम फिर से लिक्विड को कंसिडर कर रहे हैं जिसकी सर्टेन डेंसिटी होगी। कुछ मॉलिक्यूल्स में यहां पर ले रहा हूं, लेट्स से वी हैव कंसिडर्ड 3 मॉलिक्यूल। एक है मॉलिक्यूल ए विच इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। लेट देयर बी अ मॉलिक्यूल बी विच इज बीनीथ द सरफेस, जो सरफेस से, ये जो हमारा लिक्विड का सरफेस है उससे थोड़ा ही नीचे है, ठीक है। एंड लेट देयर बी अनदर मॉलिक्यूल सी विच इज जस्ट एट द सरफेस। तो दिस इज बी, दिस इज सी। लेट्स ड्रॉ देयर स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस। तो ये बी का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये सी का, और ये ए का, ठीक है। तो हमने सबके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं।
अब ये ए जो पार्टिकल है लिक्विड का, इट इज सराउंडेड बाय ए के जैसे ही लिक्विड के बहुत सारे पार्टिकल है इसके सराउंडिंग में। तो ये जो पार्टिकल्स है जो ए के सराउंडिंग में है वो क्या करेंगे, ए पर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये फर्स्ट पार्टिकल है जिसने ए पर कोहेसिव फोर्स लगाया है, तो फर्स्ट पार्टिकल के डायगोनली अपोजिट भी एक कोई ना कोई पार्टिकल है जो ए को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट ने जो फोर्स लगाया उसे बैलेंस किया उसके डायगोनली अपोजिट पार्टिकल ने। उसी तरीके से अगर नॉर्थ में कोई दूसरा पार्टिकल ए को अपनी ओर खींच रहा होगा तो साउथ में कोई एक पार्टिकल है जो ए को डाउनवर्ड खींच रहा होगा। इस तरीके से जो नेट कोहेसिव फोर्स लगेगा इस ए मॉलिक्यूल्स पर वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो ए मॉलिक्यूल अपने ही पोजीशन पर कायम रहेगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेट्स कम टू मॉलिक्यूल बी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इफ यू कैन सी द लार्ज पार्ट ऑफ दैट स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड द लिक्विड। नाउ दोज लिक्विड मॉलिक्यूल विच आर सराउंडिंग द मॉलिक्यूल बी, वो क्या करेगा, इस पर लगाएगा कोहेसिव फोर्स। और ये कोहेसिव फोर्स का अगर नेट एक्शन देखो आप तो वो क्या रहने वाला है, डाउनवर्ड रहने वाला है। क्यों, क्योंकि बी के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, अब पहले अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल देखोगे तो दे आर इन लेस नंबर एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स बिलो द पॉइंट बी। ऑल्सो सरफेस के ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स है एंड एयर की डेंसिटी कम होती है, तो एयर मॉलिक्यूल्स बी पर जो भी कुछ फोर्स लगा सकते थे थोड़ा बहुत एडिशन का, वो भी बहुत कम रहेगा। सो इसका मतलब है जो नेट पुल मिलने वाला है बी पॉइंट को वो कहाँ मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सी पॉइंट की। ये जो सी पॉइंट है इट इज एग्जैक्टली एट द सरफेस, जिसका हाफ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो लिक्विड में लाई कर रहा है और हाफ एयर में। अब एयर के मॉलिक्यूल सी मॉलिक्यूल पर अडेजिव फोर्स लगा रहे होंगे बिकॉज इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एयर और लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो फोर्स होगा वो अडेजिव फोर्स होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो कोहेसिव फोर्स होगा विच वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इफ यू सी केयरफुली, एयर की डेंसिटी कम होने के कारण एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कम मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे सी पर। उसी के कंपैरिजन में जो सी ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है सी पार्टिकल, उसके नीचे जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है दे आर इन लार्ज नंबर एंड दैट्स व्हाई लार्ज अमाउंट ऑफ डाउनवर्ड फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस सी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बाय एंड लार्ज बात करें तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं, इनवेरिएबली उन पर क्या लग रहा होता है, डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स लग रहा होता है ड्यू टू cohesive force, and that cohesive force is exerted by all the molecules which are below the surfaces. Okay, so इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स पर एक तरीके से क्या बन जाता है, एक दबाव बन जाता है कि भैया हमें कहाँ जाना है, नीचे जाना है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो कंटेनर है उसके अंदर लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये पूरे लिक्विड कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स है, तो ऊपर के लेयर में अगर मैं 10 मॉलिक्यूल इमेजिन करूं तो नीचे के लेयर में तो उससे नीचे अप टू द जो बॉटम है वहां तक 90 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो 90 तो यहां पर है और ऊपर बचे हैं 10, तो 10 ही मॉलिक्यूल पर क्या लग रहा है, डाउनवर्ड पुल लग रहा है। तो सभी के सभी मॉलिक्यूल तो और नीचे नहीं जा सकते, तो फिर भी सम मॉलिक्यूल्स मैनेज to get pushed or get pulled in the downward size, and that's why the number of molecules remained at the surface, they are less in number. आ रही है बात समझ में। और अगर बहुत कम मॉलिक्यूल्स सरफेस पर बचेंगे सो दे विल बी ऑलवेज गेटिंग टेंशन, उनके ऊपर क्या रहेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स हमेशा एक्ट करते रहेगा ताकि ये जो सरफेस की लेयर है वो बनी रहे। अब ऐसे तो नहीं होता है कि वाटर का आप अगर सरफेस देखो तो किसी जगह पे ऐसे रवाइंस बने हैं या ऐसे गलीज नहीं बने होते हैं ना, पूरी तरीके से वो जॉइंट होता है, ये पूरा का पूरा सरफेस ऐसे जॉइंट होता है। कहीं पे गैप दिखती है कि ऐसे जिगजैग वगैरह, कोई गैप नहीं होती है। इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस पर बचे हुए हैं दे कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय सम टेंसाइल फोर्स। और अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम का आप टॉप व्यू देखो तो मैं एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए सरफेस है लिक्विड का, दिस वाज योर कंटेनर,
ठीक है, ये ऐसा इस तरीके से क्या है, सरफेस है। तो लेट्स से 1 2 3 ये 4 मॉलिक्यूल्स है विच आर कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग टेंशन, फोर्स ड्यू टू टेंशन बिटवीन देम। नाउ ये जो स्ट्रेचिंग चल रही है, अब देखो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पीछे और एक मॉलिक्यूल है, उसके पीछे और एक मॉलिक्यूल है, उसके पीछे और, तो ऐसे सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स अरेंज होके रखे हैं। इफ वी टेक और इफ वी ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस, जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है उसको मैं एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करूंगा, तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर ना जो टेंजेंशियल फोर्सेस होंगे वो इस लाइन के दोनों तरफ एक्ट हो रहे होंगे, राइट। और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, दिस टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल, ये टेंजेंशियल फोर्स इज एक्टिंग अलोंग बोथ साइड्स ऑफ दिस लाइन, बोथ साइड ऑफ दिस लाइन विच इज माय इमेजिनरी लाइन। यहीं से आता है फिर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। तो सरफेस टेंशन होता क्या है, बेसिकली इट इज द टेंजेंशियल फोर्स और स्ट्रेचिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन। तो इस इमेजिनरी लाइन के दोनों साइड में जो स्ट्रेचिंग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होता है, दिस फोर्स अपॉन दैट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम यहाँ से एक डेफिनेशन बना सकते हैं सरफेस टेंशन की। क्या बना सकते हैं, तो अगर बेसिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करें तो सरफेस टेंशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द बिहेवियर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, इट इज द बिहेवियर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड टू एक्ट एज ए thin membrane. This phenomena is known as surface tension. And second definition that we can make is the tangential force या फिर force due to surface tension या tangential force acting per unit length on both sides of imaginary lines drawn on the surface of liquid is called as, अच्छा आप चाहो तो ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऐसे भी बोल सकते हो, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो फॉर्मूला वाइज T इज नथिंग बट F अपॉन L, तो भैया फोर्स इज न्यूटन, लेंथ इज मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट वुड बी L0 m1 T -2, ठीक है, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें जो है वो सरफेस टेंशन से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो ये सरफेस टेंशन है ये किस तरीके से लगता है किसी सरफेस पर, किसी बॉडी पर, उसे समझते हैं। तो मान लो ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक नीडल रख रहा हूँ हॉरिजॉन्टली। हम जानते हैं जब भी हम कोई नीडल ऐसी हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ठीक है, उस सरफेस पर ऐसे नीडल रखेंगे तो नीडल जो होती है वो फ्लोट करती है। अच्छा, नीडल फ्लोट जब कर रही होगी तो हम देखते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर नीडल के दोनों साइड में टेंजेंशियली फोर्स एक्ट हो रहे होते हैं। दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड मेम्ब्रेन। मतलब ये पर्टिकुलर नीडल फ्लोट ही इसलिए हो रही है क्योंकि उसके बीनीथ जो सरफेस है लिक्विड का वो थिन मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, और वो अगर थिन मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स भी होगा। ये टेंजेंशियल फोर्स, दिस टेंजेंशियल फोर्स नाउ आई एम ड्रॉइंग हियर, इट इज एक्टिंग ऑन बोथ साइड ऑफ नीडल। सो सरफेस टेंशन T for this particular liquid upon which the needle is placed is equal to tangential force or force due to surface tension acting per unit length on both side of the imaginary line बोला था हमने। यहाँ पर imaginary line की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कौन है, नीडल है। तो नीडल की लेंथ अगर एक साइड L है तो दूसरे भी साइड L होगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 times of L। सो बेसिकली
दिस इज द टेंजेंशियल और स्ट्रेचिंग फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ साइड ऑफ नीडल। सो बोथ साइड की लेंथ हमने कंसिडर की। अगर यहाँ से आपको कोई पूछ रहा है कि टेंजेंशियल फोर्स या स्ट्रेचिंग फोर्स की वैल्यू बताइए, या फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना आने वाला है उस नीडल पर, तो हम क्या लिखेंगे, एफ वुड बी टी इंटू 2 टाइम्स ऑफ एल। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं फिर एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इमेजिन कर रहा हूँ और उस पर मैं एक डिस्क कंसिडर कर रहा हूँ। क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसी डिस्क कंसिडर कर रहा हूँ। इस डिस्क की जो रेडियस है वो है आर। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्क है, it is actually floating upon the surface, and for that disk the surface of liquid is a thin membrane. Now in that case also this disk will experience tangential outward pull, okay, and that force is due to surface tension, which will try to pull this particular disk in a outward direction. So here the surface tension due to that liquid would be equal to force acting per unit length upon which the force is acting. तो यहाँ पे length क्या होगी, length is nothing but circumference of that particular disk and that would be 2 pi r. ठीक है। थर्ड एक केस में इमेजिन कर रहा हूं, मान लो अगेन दिस इज अ फ्री सरफेस, ओके, दिस इज अ फ्री सरफेस। इस फ्री सरफेस पर मैं कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट रख रहा हूं, थिन डिस्क टाइप की रेक्टेंगुलर प्लेट है, और इसकी लेंथ हुई L एंड ब्रेड्थ इज B। इफ आई आस्क यू व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, देन T इज इक्वल टू F अपॉन को कितने लेंथ पर लग रहा है वो फोर्स। अगर ये ऐसे फोर्स लग रहा होगा चारों एज पर, सो दिस इज B L प्लस B प्लस L, सो 2 टाइम्स ऑफ B प्लस L, 2 टाइम्स ऑफ B प्लस L। अच्छा, इसी के बजाय और एक शेप कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए मैं फ्री सरफेस, फिर से एक फ्री सरफेस ले रहा हूं और यहां पर एक थिन रिंग इमेजिन कर रहा हूं। ठीक है, ऐसी रिंग है, दिस इज पर्टिकुलरली द रिंग। अगर ये बहुत ज्यादा थिन रिंग है तो यहां पर हम एक ही उसकी रेडियस कंसिडर करेंगे r। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, तो अगर ये रिंग है तो रिंग पर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा। जो आउटर एज है वहां पर जो फोर्स है उसको टेंजेंशियली आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, और जो इनर एज है रिंग की उसे इनवर्ड डायरेक्शन में खींचा जाएगा। तो जो फोर्स लगने वाला है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो आई एम सिंपली राइटिंग सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ अपॉन विच द फोर्स इज एक्टिंग। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो आउटवर्ड भी है और इनवर्ड भी है, तो यहां हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि दो सरकमफ्रेंस पिक्चर में आएंगे। अगर जो रिंग है वो थोड़ी थिक अगर हम इमेजिन करते हैं, तो ये दिस इज आउटर एज, सपोज दिस इज द आउटर एज एंड लेट देयर दिस बी द इनर एज। इसको मैं यहाँ पर इनर एज कंसिडर कर रहा हूँ। आउटर एज का जो रेडियस है उसको R2 कैसे कंसिडर कर रहा हूँ, इनर एज इज R1। इन दैट केस T वुड बी इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन द लेंथ। अब लेंथ जो है वो आउटर एज की कैसे निकालेंगे, दैट इज द सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई R2 प्लस इनर एज की लेंथ कैसे निकालेंगे, अगेन 2 पाई R1। सो T वुड बी इक्वल टू F अपॉन 2 पाई कॉमन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स या फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन T की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर, राइट। तो बहुत सारी ऐसी केसेस बन सकती है जिसके रिगार्डिंग हमें आगे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर हमें एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया है। क्या पूछा है, A beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface. Surface tension of water is 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो जैसे यूजुअली बीकर ऐसे दिखता है, मैं यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सो यूजुअली इस तरीके से बीकर होता है हमारा, है ना। फ्लैट बॉटम होता है, सिलेंड्रिकल वेसल एक तरीके से। इसके अंदर हम क्या रख रहे हैं, लिक्विड रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर लिक्विड रखा है और इसका जो सरफेस है लिक्विड का वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से
ये उस लिक्विड का सरफेस है। हमें पूछा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन, रेडियस देकर रखिए 10 सेंटीमीटर, ऑन इट्स सरफेस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज गिवन। देखो अगर मैं यहाँ पर एक डायमेट्रिकल लाइन कंसिडर करूंगा तो मुझे वो इस तरीके से दिखेगी, और डायमीटर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 0.2 मीटर। अब यहाँ पर डायमेट्रिकली जो जो स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लग रहा होगा टेंजेंशियली, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम जानते हैं भैया सरफेस टेंशन इज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन। तो यहाँ पर ये जो इमेजिनरी लाइन है इसके दोनों ही साइड में ये सेम फोर्स लग रहा है, इसलिए मैं सिर्फ सिंगल लेंथ ही कंसिडर करूंगा। हाँ, यहीं पर अगर निडल होती तो निडल के केस में क्या होता, ये अगर सरफेस है मेरा, ध्यान से समझिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अगर ऐसे निडल है, दिस इज माई नीडल, तो जो लिक्विड सरफेस है उसके दोनों बाजू में अलग अलग है, इसलिए जो फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो ऐसे अलग लग रहा होता है, एक ही फोर्स दोनों साइड में नहीं लग रहा है, अलग अलग लग रहा है। और ये जो फोर्स लग रहा है वो पूरे लेंथ के लिए हमें कवर करना पड़ता है, इसलिए हम नीडल के लेंथ के ट्वाइस लेंथ को कंसिडर करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग सरफेस टेंशन और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना, इसलिए मैंने ट्वाइस ऑफ एल लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई हमें निडल नहीं बोली है, बस एक लाइन को इमेजिन करना है, और इमेजिन करने वाले लाइन के लिए हम सिंगल लेंथ ही कंसिडर करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, आई एम राइटिंग हियर, टी की वैल्यू देकर रखी है सरफेस टेंशन की, टी इज 0.075 न्यूटन पर मीटर, राइट। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ वुड बी इक्वल टू टी इंटू एल, तो चलो 0.075 इंटू लेंथ इज 0.2 मीटर, तो दैट वुड बी, दिस इज 150, तो 3 and 4, so 0.0150 न्यूटन वुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, 0.0150। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे सरफेस एनर्जी की और इट्स रिलेशनशिप विद सरफेस टेंशन के साथ। ठीक है, चलिए।